सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। उस्मान बुज़दार साहब 24 घंटे में 2 दफ़ा मिल चुके वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से, लेकिन वज़ीर आला पंजाब के पास अभी भी कोई हल नहीं है कि पंजाब की गवर्नेंस को, इंतजामात को कैसे बेहतर बनाना है। इस पर कई मुलाकातें कर चुके हैं इमरान खान साहब सीनियर लीडर्स से और उनसे मशवरे ले चुके हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं उन्हें कि जब तक उस्मान बुज़दार साहब को बदला नहीं जाता तब तक कोई इंतजामी तब्दीली पंजाब में, सबसे बड़े सूबे में आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा उसमें नहीं आ सकती। ये डिलीवर नहीं कर पा रहे, लेकिन अभी तक इमरान खान साहब ने कोई फैसला नहीं किया। और साथ ही जो फैसला नजर आ रहा है वो ये है कि बड़े पैमाने पर इंतजामी तब्दीलियां हो सकती हैं, यानी ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़, जो कि कोई नई बात नहीं है, बहुत दफा हो चुकी है। इसके अलावा वजारतें तब्दील भी हो सकती हैं और कई वजीरों को घर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। यह बहुत बड़ी खबर है। सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। चूंकि हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे हैं, आज बाबर डोगर साहब के बाद बड़ी तफसील से अंदर की खबरें इस बारे में, तो आपने ज़रूर सुनना है। किसी और के पास वो सारी डिटेल्स नहीं आपको मिलेंगी जो आज बाबर डोगर साहब के पास है। लेकिन खरल साहब, क्या लगता है आपको कि ये वक्ती है उस्मान बुज़दार साहब का बचाव, या इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं, जो हो जाए, बुज़दार नहीं कहीं जा रहा? उसामा साहब, ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब जो है सिर्फ इमरान खान साहब के पास है। हम जो भी प्रेडिक्शन करेंगे, जो भी हम जोशी तो नहीं है, इसका अल्टीमेट डिसीजन तो करना है इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिनके वो खिलाड़ी हैं, जो उनको वसीम अकरम प्लस कहते हैं। और मेरा ख्याल है बुज़दार साहब एक इंतहाई खुशकिस्मत शख्स है, वाहिद कि इमरान खान PM बनने से पहले भी नो डाउट एक स्टार है, एक क्रिज़मा है पूरी दुनिया में। जिस तरह लोग बुज़दार साहब के, मेरा ख्याल है शायद तर्जमान के लेवल तक का डिफेंड करने के वाले से इमरान खान साहब को कई मरतबा उनकी वो वजाहतें और उनकी सपोर्ट के वाले से वो सामने आए हैं बाकायदा। उनकी वज़ीर आला पंजाब की जो अचानक सरप्राइज नामजदगी की वीडियो भी उन्होंने जारी की थी इमरान खान साहब ने पहले। उनकी फॉर्मल नॉमिनेशन जब रूमर आ रही थी, और उससे पहले मैं इस चीज़ का, यानी मैं एक आई विटनेस समझ लो, ये एक रिकॉर्ड पे एक बात है कि मैं ऐसे किसी को मैंने व्हाट्सएप किया कि मैं क्या कौन हु इज़ द नेक्स्ट CM, क्योंकि मुख्तलिफ नाम आ रहे थे। बुज़दार साहब का नाम तो दूर दूर तक भी डोगर साहब भी शायद बता देंगे नहीं था। मुझे एक व्हाट्सएप पे जवाब आया कि उस्मान बुज़दार। मैंने आगे पूछा ये कौन है, उन्होंने कहा अभी PM साहब एक वीडियो पैगाम के जरिए अनाउंस कर देंगे, आपको पता चल जाएगा। उस वक्त काफ़ी सरकारी अहम उहदेदार मुख्तलिफ इदारों के बैठे थे, हाई प्रोफाइल एक मीटिंग थी, क्योंकि किसी वाले से मैं पार्टिसिपेंट था उसका, तो वहाँ पे ये लैंड किया। उस अफसर ने, किसी ने मेरे से पूछा, मैंने किसी को भेजा, तो बहरहाल अभी तक उनका जो सहर है वो अभी भी इमरान खान साहब के ऊपर कायम है। अब आखिरी जो इंतजामी तब्दीलियों वाला मामला है, और 2 मुलाकातें और भी कुछ जो वजीर हैं वो आज गए हैं, मैं उनसे बात फिर नहीं कर सका। इमरान खान साहब शायद मुलाकात हुई है कि नहीं, इस तरह के लोगों को बुलाया गया, मुशावरत की गई, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलें आजकल चल रही हैं। अब चूंकि डोगर साहब के पास बड़ी खबर है, अब इंतजामी तब्दीलियों से किस तरह वो पंजाब को ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, गवर्नेंस बेहतर करेंगे, और इनसाइड कहानी क्या, वो डोगर साहब मेरे खिलाफ जी। बाबा डोगर साहब, क्या खबरें हैं सर? अच्छा उसामा साहब, लेटेस्ट में आपको बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर के साथ उस्मान बुज़दार साहब की जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। और इस वक्त उस्मान बुज़दार साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब के पास बैठे हुए हैं। अच्छा। और डिस्कशन हो रही है पंजाब में इंतज़ामी अफसरान के तबादले। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट पिछले 1.5 महीने से एक एक्सरसाइज कर रहा था। वो एक्सरसाइज ये थी कि पंजाब में जितने भी ऑफिसर्स तैनात हैं, ग्रेड 19 से लेके ग्रेड 22 तक, डिप्टी कमिश्नर से लेके कमिश्नर्स, सेक्रेटरीज और तमाम जितने भी बड़े अफसरान हैं, उन सब की परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट किया प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट ने। एजेंसीज की रिपोर्ट मंगवाई गई, एक एक बंदे के
हवाले से डिस्कशन हुई कि कौन करप्ट है, किसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इस सारी परफॉर्मेंस की सारी डिटेल जो है वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट में कलेक्ट की। ये सीक्रेटली हो रहा था तकरीबन 1.5 महीने से सीक्रेटली हो रहा था। आज प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने उस्मान बुज़दार से मुलाकात की। उन्होंने अल्टीमेटली ये फैसला किया गया कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो अभी भी वही है। आज भी वो शरीफ फैमिली के साथ लॉयल है, अभी भी वो ये समझते हैं कि शरीफ ख़ानदान वापस आएगा और वो उनके साथ काम करेंगे और वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। तो इमरान खान साहब ने गो हेड दे दिया है सीएम को कि जाएं और जाकर सारे जो है ना उनको रिव्यू किया जाए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर जो है उनके पास सारी लिस्टें हैं। एक एक डिप्टी कमिश्नर, उस एक एक डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर उस पर उसकी रिपोर्ट साथ अटैच होंगी कि किसकी क्या परफॉर्मेंस है, उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की जाएगी। और मेरी इतला है कि पंजाब की तारीख का एक बहुत बड़ा इंतज़ामी रीशफल होने जा रहा है, बहुत बड़ा। बेतहाशा डिप्टी कमिश्नर्स में उड़ने वाले हैं, बेतहाशा कमिश्नर्स उड़ेंगे, बेतहाशा सेक्रेटरीज उड़ेंगे, चीफ सेक्रेटरी खुद उड़ रहे हैं। ये मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जो है वो उड़ रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट सबसे बड़ा दिया गया है, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को कन्वे कर दिया गया है कि आज उन्होंने नहीं उठना। ये डिसीजन आज लेट नाइट हो सकता है, ये कल हो जाएगा। उसमें 2 नाम फिल्टर आउट हुए हैं। एक है मेजर आदम सुलेमान जो फेडरल सेक्रेटरी इंटीरियर है और दूसरे हैं अहमद नवाज सुखेरा। इसका डिसीजन जो है वो भी अभी कर लिया जाएगा। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो आपस में बैठ के इसको डिसीजन ये डिसाइड कर लेंगे कि इनमें से इन दोनों में से कौन चीफ सेक्रेटरी पंजाब बनेगा। छोटा सा डॉक्टर साहब इजाजत से जी जी इस पे टाई ये है कि इमरान खान साहब अब परेशान है कि इन दोनों के अंदर से पंजाब का चीफ सेक्रेटरी बनाया किसको जाएगा। दोनों पे वो एग्रीड है। अहमद नवाज सुखेरा साहब नो डाउट अच्छे कैरियर के ऑफिसर है और फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो उनकी परफॉर्मेंस है। इमरान खान साहब ये परेशान है कि इनकी जगह पे नेमल बदल उस जगह पे पेस पे काम करने वाला मिल नहीं रहा पूरी दुनिया में जो उन्होंने मुख्तलिफ जो अचीवमेंट्स के रिकॉर्ड काम किए। इसी तरह जो आजम सुलेमान साहब के हवाले से है उनके हवाले से भी इमरान खान साहब उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से या उनकी जो चीज़ है उसके अब ये जो है ना यानी सैक्रिफाइस करने के वाले से थोड़ा सा इशू है। वरना पोटेंशियल कैंडिडेट अगर देखा जाए तो अहमद नवाज सुखेरा भी उतने ही पोटेंशियल कैंडिडेट बल्कि ज्यादा शायद है। लेकिन वहां पे मसला ये है कि क्या उनका गैप कोई फिल कर सकता है, उनकी रिप्लेसमेंट। और अच्छा इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, फेटअप के हवाले से देख ले, धरने के हवाले से देखें, सारे इशू पर मेजर आदम सुलेमान की परफॉर्मेंस जो है वो कमाल है और अपराइट ऑफिसर हैं और बहुत सीनियर ऑफिसर हैं। अहमद नवाज सुखेरा जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई हैं और इकोनॉमी के हवाले से उनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी बेहतरीन है। और इस वक्त डिसीजन ये है कि ये दोनों पावरफुल अफसर हैं, बाख्तियार अफसर हैं, इनमें से एक स्ट्रॉन्ग अफसर जो है वो पंजाब को देना है। पंजाब के जो मौजूदा चीफ सेक्रेटरी थे वो मिजरेबली फेल हुए हैं, वो परफॉर्म नहीं कर सके। अब ये डिसीजन है कि पंजाब को तगड़े ऑफिसर देने हैं ताकि वो बेहतरीन तरीके से सूबे की तगड़े ऐसे ढूंढिए। अच्छा अब मैं आपको एक और चीज बता दूं जो डिलीवर प्रूव किया। अच्छा मैं आपको एक और इत्तला दे दूं, आज या कल चीफ सेक्रेटरी पंजाब की का डिसीजन हो जाएगा, उसकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। उसके बाद उड़ने वाले कौन है? चेयरमैन पीएनडी उड़ेंगे, मैं अभी आपको कह रहा हूँ। सीएम के जो मामू हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वो बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा इनको फौरी तौर पर ना जो ही नया चीफ सेक्रेटरी है ये इनको फौरी तौर पर फारिग करें। और उसके बाद कुछ और ऑफिसर्स हैं जिनकी बारी आएगी, बेतहाशा सेक्रेटरी उड़ जाएंगे। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम डॉक्टर शुएब वो भी उड़ जाएंगे। ये मैं आपको अभी कह रहा हूँ कि वो भी उड़ जाएंगे, उनका भी मुझे कोई फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। सीएम ने एक ओएमजी के बंदे को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया हुआ है जो डिलीवर करने में बिल्कुल नाकाम रहा। एक जूनियर बंदा था, सीनियर ऑफिसर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर बेतहाशा चीजें डिस्कस हुई। अच्छा यहाँ तक इमरान खान सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू ताहिर खुर्शीद साहब के हवाले से भी शायद कोई खरल साहब नए चीफ सेक्रेटरी जो आएंगे उनको पूरा प्लंदा दिया जाएगा। ये जो डिस्कशन चल रही है ना, ये पूरा प्लंदा चीफ सेक्रेटरी को दिया जाएगा। और ये चीफ सेक्रेटरी पुराने वाला नहीं होगा जो चौधरियों से चिट्टे ले रहा है, जो जहांगीर तीन से चिट्टे ले रहा है, जो उस्मान बुज़दार से चिट्टे ले रहा है। ये दोनों तगड़े ऑफिसर हैं। ये आगे खुद अपनी टीम बनाएंगे, खुद अपनी सारी टीम जो है उसको चूज करेंगे
और पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको इंप्रूव किया जाएगा। इस टाइम सबसे बड़ा इशू जो था वो पंजाब की गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन है। सीएम को इसका बिल्कुल कोई पता नहीं है, चीफ सेक्रेटरी बिल्कुल नैले थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम वो भी बिल्कुल नैले थे, चेयरमैन पीएनडी है पंजाब में जो यूटिलाइजेशन थी वो 10% भी नहीं है। एसीएस के वाले से बेताशा रिजर्वेशन थी, इजाज खान था जो सीएम के जो मामू है, बेताशा डिप्टी कमिश्नर्स पे करप्शन के डायरेक्ट चार्जेस हैं, कमिश्नर्स पे चार्जेस हैं। तो अब नए चीफ सेक्रेटरी को खासी हद तक इंडिपेंडेंस दी जा रही है। इन दोनों में से कोई एक बंदा आज रात को फाइनल हो जाएगा, हो सकता है आज रात को इसका नोटिफिकेशन हो जाए, नहीं तो कल उसका नोटिफिकेशन हो जाएगा। तो कोई ईमानदार अफसर भी इनकी जगह पर कोई लगाए जाएंगे, इनको क्या करेंगे? सारों को तो नहीं लगा सकते क्या? ये जो रिशफल हो रहा है ये खाली पंजाब की हद तक नहीं हो रहा, फेडरल गवर्नमेंट में भी बहुत बड़ा रिशफल आ रहा है। बेताशा ऑफिसर जो है वहां भी चेंज होंगे। डोगर साहब दो बड़ी पोस्टें, सॉरी वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, अगर वो इधर आ जाते हैं तो वो भी बड़ी एक अहम पोस्ट है। फिर कॉमर्स के वाले से डिवीजन और एक दो और भी उनके पास बड़े इदारे हैं। अहमद नवाज सुखेरा साहब अगर वो भी आते हैं तो वो भी गैप है। तो रीशफल तो यकीनन होगा, लेकिन साथ थोड़ा कमिश्नर जिस तरह हमने बताया था, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर, सेक्रेटरीज, एसीएस, उसके बाद चेयरमैन के साथ भी ये सारे उड़ रहे हैं। दर्जनों में होंगे, दर्जनों में ये सर दर्जनों से ज्यादा होंगे, ये सैकड़ों में ऑफिसर। अच्छा, इसमें जो डेवलपमेंट कंपनीज है उनके चेयरमैनों के हवाले से, फिर उसके बाद जिस तरह पुलिस सर्विस के अंदर जो ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटेरिएट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं, जो पंजाब के और डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑटोनमस बॉडी हैं, जो इदारे हैं, लेकिन ये अभी जो डिसाइड हुआ है ना, ये जो मीटिंग में जो जिनकी मैं आपको कह रहा हूं कि जिनकी लिस्टें शेयर हो रही हैं ना, वहां पर जिसकी खासा लिस्टें शेयर हो रही हैं, ये ग्रेड 19 से लेके ग्रेड 22 तक के अफसरान की लिस्टें जो है उस पर डिस्कशन चल रही है। ये ग्रेड 19 से ग्रेड 22 तक। इसमें वजह क्या आई है? वजह एनालिसिस में एक तो सारों का आ गया, प्रोफाइल भी आ गया, डाटा कलेक्ट हो गया के साथ एसोसिएशन, एक तो जी बताएं, नून लीग के साथ एसोसिएशन, ब्यूरोक्रेसी जानबूझकर काम नहीं कर रही। खान साहब ने मीटिंग में ये कहा है कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी अभी भी ये समझ रही है कि शायद शरीफ खानदान दोबारा आएगा। समझ रही। आज की मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब, आपकी यही बात एक सीनियर ऑफिसर से मैंने जब बात की आज किसी मैटर पे, तो उसका रैंडमली मीटिंग में बैठे हुए जवाब था, कह रहा ये ब्यूरोक्रेसी जो है इसको अभी एक खौफ है, फियर है कि कहीं ये वापस आ रहे हैं। ये रैंडमली डॉक्टर साहब आपने जो बात की है, एक सीनियर लेवल का बड़ा एक ऑफिसर, फर्क है खान साहब, यानी वो खौफ नहीं है, खौफ नहीं है, वो जान के डिलीवर नहीं कर रहे, वो ये चाह रहे हैं कि इसकी गवर्नेंस खराब हो, खत्म हो, और उनको शक है कि अगर दोबारा इलेक्शन की तरफ जाया जाता है। ढूंढा है ना, मेरा ख्याल इमरान खान साहब ने अच्छा ये किया है कि बुजदार साहब तो अभी सीख रहे हैं। अब ये तजर्बा जो है ना दूसरा और आखिरी शायद तजर्बा होगा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, अगर ये तजर्बा डॉक्टर साहब कामयाब नहीं होता इंतजामी जो तरीके से, मुझे ये बताएं, तो फिर उसके बाद एक सवाल है, ये मौका दिया गया सॉरी बुजदार साहब को कि अगर टीम के साथ आप डिलीवर इसके साथ भी ये सही नहीं, आइडियल सिचुएशन में कर नहीं सकेंगे, तो फिर हमें आपके बारे में गौर करना पड़ेगा। चलिए, मेरा ख्याल उनके लिए आखिरी अब चांस है, आखिरी चांस है कि एक तगड़ा चीफ सेक्रेटरी दिया जा रहा है, और वो फिर किसी की नहीं सुनेगा। जहांगीर तरीन, इमरान खान साहब ने कह दिया है, गवर्नर पंजाब किसी की भी नहीं सुनेगा, सुनेगा। उनको टारगेट ये दिया गया महंगाई खत्म करनी है, रिफॉर्म्स करनी है, डिलीवर करना है। ये जो खान साहब ने कहा है ना कि ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आई हैं अब उसके सम्राट अवाम तक पहुंचने हैं, तो इसी के लिए कि ये चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसको एंश्योर करेगा कि अवाम को रिलीफ मिले। खान साहब ने इक्वल रिस्पांसिबल करार दिया है। अगली खबर, इक्वल रिस्पांसिबल चीफ सेक्रेटरी सीएम को, दोनों को इक्वल रिस्पांसिबल होंगे दोनों। अब एक दूसरे के ऊपर बात डालने अगली खबर पर बात करते हैं। टारगेट की बात हुई है कि जनाब इनको टारगेट दिया जाएगा, तो टारगेट पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी रखा हुआ है हुकूमत को, और अब उन्होंने तो ये कहा है कि खुद कह दिया है कि दिसंबर तक हमें यकीन दहानी करवा दी गई थी कि दिसंबर तक ये हुकूमत चली जाएगी और उसके बाद 3 महीने में ये इलेक्शन हो जाएंगे। ये वो बार बार कह रहे हैं। अब उसके लिए उन्होंने प्लान ए बी की नाकामी के बाद अब अगला प्लान तैयार कर लिया है, और ज़्यादा इम्कान यह है कि मंगल के रोज़ यानी कल एक और एपीसी बुलाई जा रही है जिसको अपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कहते हैं, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन मरीम साहिबा नहीं जा रही। अब मरीम साहिबा नहीं जा रही तो नून लीग का वक्त उसमें जाएगा। अब नई प्लानिंग होगी कि हुकूमत को तंग किस तरह करना है, क्या किया जाए, और क्या कुछ हमने हासिल किया है, अगला प्लान क्या होगा। लेकिन और जो खुफिया मुज़ाकरात किए थे मौलाना साहब ने, उसमें क्या कुछ हासिल किया वो सब।
लेकिन इसमें जो सबसे अहम धड़ा है वो है नून लीग। अब नून लीग के साथ हो क्या रहा है? अब आपने बाबर डोगर साहब ने जो जितनी आपको अंदर ही खबरें बताई, अभी तक आप टेलीविजन पर कहीं भी नहीं देख रहे होंगे। इसी तरह से अब आप सुने कि खरल साहब के पास क्या है कि अब नून लीग के साथ क्या हो गया है। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं और शेख रशीद साहब ने आज क्या कहा है। फजल रहमान के पास अब ये कहने की, वो तो इस्तीफा लेने आया था, वो खाली हाथ गया है, खाली जेब से गया है और इस धरने में इस्तेमाल हो गया फजल रहमान। कुछ नहीं मिलना उसको। सर इलेक्शन दूर दूर नहीं मैं देख रहा, इमरान खान को मैं 5 साल पूरे करते हुए देख रहा हूँ। देखें सियासतदान यही कहता है कि मेरी जेबें भरी हुई हैं। मैंने सबसे पहले कहा था मौलाना खाली हाथ जाएगा। तो जनाब ये तो शेख रशीद साहब हैं, उन्होंने वैसे नून लीग के हवाले से बड़ा कुछ कहा है, नवाज शरीफ साहब की सेहत पर बड़ी तनकीद की है। लेकिन खरल साहब, आखिर आप जो खबरें देते रहे कि क्यों ये नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं हो रहा, आपने वो करवा कर छोड़ा है अब, और अब वो ये तो रिकवरी वाला एक मेरा ख्याल है अमल शुरू हो गया आज। उसामा साहब, शेख रशीद साहब तो जारी बात है जोशी और ये सियासी और प्रोडिक्शन, हम तो हमेशा फैक्ट्स बेस्ड, जैसा डोगर साहब ने बात की है, इसको तरजीह अगर किसी के पास है एक चीज़ भी जो हम करते हैं, और ये आजम सुलेमान साहब के हवाले से मेरा गालबन हमने जुमे के प्रोग्राम में डॉक्टर साहब डिस्कस कर दिया था, और ये वैसे जिस तरह उनका इनके दोस्त है सुगैरा साहब और ये आजम सुलेमान साहब हमारे, क्योंकि बीट भी कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी की 22-24 साल हो गए हैं, तो पता लग जाता है कि एक ऑपरेट ऑनेस्ट प्रोफेशनल जो देखे ना। 2 इशूज थे, धरनों का इशू बहुत क्रिटिकल इशू था, ठीक बहुत बढ़िया, कंट्रोल इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन का था चांस, हर आदमी इनकी तारीफ करता है। अच्छा दूसरा ये इंडिकेटर जो इकोनॉमिक, अच्छा अब आ गया ये, आप कहते हैं बार बार मंत्री निजाम ये मुझे ताना देते हैं, बिल आकर चले, कम अज कम ये है कि ये अब ये अगर चलाएं, आज के जो नैब के दिखाएं नहीं जरा, अब एक लंबी फरिस्त है जो शरीफ फैमिली के, ये नोटिस दिखाएं जरा स्क्रीन पे जनाब, प्रोड्यूसर साहब को रिक्वेस्ट कर सके। ये मेरे पास, हाँ जी आप दिखा, ये देखें आज चल भी जाएगा, मैं आ गया, ये देख लें जी। अच्छा हम नहीं बोलते, पढ़ा नहीं जाएगा, हकायक बोलते हैं, मैं बता देता हूँ जी। जी बताएं। अच्छा, शरीफ फैमिली के खिलाफ तहकीकात में जो नया मोड़ आ गया जी, नैब लाहौर की जानब से आज जो दस्त हुए हैं, जारी हुए हैं, इसमें जिससे उनके शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ ज़ेर तहकीक आमदन से ज़ाहिर सासाजात दीगर केसेस में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को फ्रीज करने के अहकामात, नाज़रीन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। नैब लाहौर के डीजी की जानब से शहजाद सलीम मेजर जो है रिटायर्ड, जो फौरी तौर पर अमल दरामद किए जाने की तकीद की गई है। अच्छा, फ्रीज की इंडस्ट्री में सुनते जाएं जी, शर्माते जाएं। चन्योट एनर्जी लिमिटेड, रमजान एनर्जी, शरीफ डेयरी, क्रिस्टल, प्लास्टिक इंडस्ट्री शामिल। दीगर मिल्स में अल अरेबिया, नए नए नाम, शरीफ मिल प्रोडक्ट्स, शरीफ फीड मिल्स, रमजान शुगर मिल्स और शरीफ पोल्ट्री शामिल। मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज अपने बिजनेस से मुनाफा के असूल के हकदार नहीं होंगे। नैब लाहौर की जानब से अहकामात SECP और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान और शरीफ खानदान के अफराद के अलावा इनके फाइनेंशियल एडवाइजर को यानी ये जारी कर दिए गए हैं। अब ये इतने लंबे और से और ज्यादा बहुत सारे पहले भी ये टीटियां, अरबों रुपए का काला धन, ये रेल पेल, पहले तो इनकी सप्लाई लाने होती थी, मलक रियाज जैसे लोग, मियां मनशा जैसे लोग, इकबाल ज़ैड के लोग, हसन हुसैन, मरियम एक व्हाट्सएप कॉल करती थी, जितनी डोनेशन जितने पैसे वो फटीकें हो जाती थी। अब सप्लाई लाइनें इनकी काट दी गई हैं, अब सप्लाई लाइन उसामा साहब काट दी गई ये हैं। अरबों रुपए के होंगे, कम से कम अरबों हर रुपए के चीज एहसास से। आप मुझे ये बता दें, अब ये जो सारे ऑलमोस्ट बाहर चले गए हैं, जिनकी सप्लाई लाइनें काटी गई हैं, सलमान शहबाज बाहर, हसन हुसैन बाहर, चलें ये तो मेरी शहबाज की फैमिली के मेन शहबाज का है। मामला ये है कि अब ये ना बेच सकते हैं, ना फरोख्त कर सकते हैं, ना ट्रांसफर कर देना, पैसा निकाल सकते हैं। अब अगर नैब ये रिडार अब चेक करेगा कि जो खुफिया इनको कुमक और माली इमदाद और फाइनेंसर थे, अब एक तो वो रिडार में आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, पहले तो PM और CM वाला जो मामला करते थे, सेक्रेटेरिएट PM का, CM और PM और जो कैंप ऑफिस डाल के अरबों खरबों के खांचे हो रहे थे। अब देखना ये है कि ये कहां से आ रहा है सब कुछ। वैसे तो माशाल्लाह दमाद शहबाज शरीफ के बाहर हैं, बेगम उनकी बाहर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल गायल है या नहीं है, मुझे आप एग्जैक्ट इस पे नहीं पता। तो मामला ये है कि सलमान शहबाज उनके बेटे हमजा शहबाज अंदर हैं अभी, वो भी कभी बाहर कभी अंदर, प्रोडक्शन आर्डर वाला खेल चल रहा है। नवाज शरीफ साहब उनकी बेटी भी जाने वाली बस तैयारी में है कि कब उनको एकदम उधर से हाइप क्रिएट होती है और फिर निकल जाएंगी। जारी बात है, पासपोर्ट वो हालात पैदा होने में पता नहीं चलता।
मामला ये है कि नैब की जानब से अब मंतकी इंजाम वाला काम तो अब हो गया अपने तौर पे, ठीक है अब आगे अदालतों से क्या फैसले आते हैं उस ब्रेक का वक्त होने वाला है। मुझे सिर्फ ये बता दें बाबर डोगर साहब कि ये फ्रीज का अमल आगे जाके क्या होगा, और मौलाना की ये जो अभी कट होने जा रहा है डिटेल भी है, कितने अरबों रुपए के सारे खाते में, लेकिन बहुत उसामा लंबी साहब, डिटेल है। इसमें फ्री से मुराद ये है कि ये बिजनेसेस चलते रहेंगे, हाँ। लेकिन ये इससे प्रॉफिट नहीं ले सकेंगे, तो वो प्रॉफिट जो है वो नैब के पास जाएगा, खजाने में, हुकूमत के पास अमानत के तौर पर लगा देंगे। और एक और खान साहब बेरोजगार ना हो, नैब लाहौर का एक गिला भी है। उन्होंने मुझे उनके कुछ अफसरान ने मुझे फोन किया, खरल साहब कहते हैं कि जी उन्होंने करते रहते हैं, लेकिन हमारे बारे में उन्होंने कहा जी 72 अरब रुपए का जो रिकवरी हुई है इसमें से 31 अरब रुपया हमने भी रिकवर किया है। तो मैंने तो अभी कल बताया यार को गिला जिन्होंने किया ऐसे ना करें। यही वो ये 72 अरब वाले जो काम लाहौर में प्रोग्राम भी किया है, हम तो इनका मजाक उड़ाते हैं खरल साहब का कि भाई आप तो नैब की तारीफें वो कर कह रहे रहे थे हैं, लाहौर नैब की जिन्होंने हर क्या नैब की किया तारीफें मुझे करते पता हैं। चल गया, ऐसे ना और मैं करें। ये कह रहा हूं उनको, मैं डिस्प्ले दे रहा हूं प्यार से कि वो प्रोग्राम देखे बगैर उन्होंने किस लिए कहते हैं कि जब तू खबर लाया उसकी तस्दीक कर लिया गवाह। करें। हमने ये 72 अरब जुम्मे वाली दिखाई है सारी, उनका ये था कि जी हमारी रिकवरी जो है ना वो नहीं show की गई। प्रोग्राम पूरा देखा सर आज भी नैब की तारीफ हुई है, इतनी तो नैब के तर्जुमान नहीं करते हुए खरल साहब तारीफ नहीं है। देखिए हमने मंशा के बारे नहीं, में आपने रिकवरी का बताया केस ना, ना, हमने एक और चेयरमैन साहब को मैं सर, पूरी आपने- कौम के सामने मैं उनका शुक्रगुजार हूं। अब पता चला और बोल की जानब से हमने मियां मंशा की अपील के वाले से बात उठाई थी। जी जी बिल्कुल। उन्होंने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में, कल मियां मंशा के खिलाफ नैब की अपील पे बेंच बन गया है, उसमें जस्टिस उमर बता बंदियाल साहब, जस्टिस इजाजत साहब, कल उसकी हेयरिंग हो रही है। बाबर साहब, इस ब्रेक पे है। हमें अप्रिशिएशन बनती ब्रेक है, है। बैशिंग के साथ साथ अच्छा काम होगा शाबाश मिलेगी, बुरा काम होगा तो उस पे ब्रेक का वक्त हो गया। हमें गिला करते हैं। ब्रेक का वक्त हो गया है, तो अब जो मेजर पार्टी थी आपने उसका सुन लिया, अभी बिलावल को भी आपने सुन लिया, तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि मौलाना की ये जो एपीसी है इसका क्या हाल होगा। पिछली जितनी एपीसीज हो गई है ना, वो जिस तरह XYZ हो गई हैं, इसी तरह इसका भी वही हाल होगा। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे फॉरेन फंडिंग केस की, कौन कौन इसमें मुश्किल में आएगा, सिर्फ तहरीक इंसाफ ही या नून लीग और पीपल्स पार्टी भी। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। फॉरेन फंडिंग केस की तलवार लटक रही है तहरीक इंसाफ पर भी, अब तो नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी। हर तरफ से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। इमरान खान साहब यकीन दहानियाँ करा रहे हैं अपनी पार्टी को कि हमारा कोई मसला नहीं है। बाबर अवान साहब इस चीज़ को खास तौर पर देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ऑडिट होता रहा है। अब फरूख हबीब साहब भी मैदान में आ गए हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग तो नून लीग करती रही है। फिर अब हुकूमत की तरफ से, हुकूमत वक्त की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा दिया गया है कि वो सिर्फ हमारे खिलाफ ही कार्रवाई कर रहा है। ये फॉरेन फंडिंग का मामला कि जनाब बाहर से पैसे आते रहे तहरीक इंसाफ को और उसमें गैर मुल्की लोग शामिल हैं, असल इल्ज़ाम ये है, वरना फंडिंग का मसला नहीं है। तो खैर असद खरल साहब, ये क्या सिर्फ तलवार तहरीक इंसाफ पर लटक रही है या आपके ख्याल से नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी? अभी तो लग रहा है कि वो जो प्रोसीडिंग्स हैं अभी तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही ज़्यादा तेज़ी से चलनी है। जी खरल साहब, एक अहम अब मुसद्दका भी इसको कह सकते हैं और गैर मुसद्दका भी कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी नोटिफिकेशन कापी नहीं है। अच्छा। अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जो इशू डोगर साहब कर रहे थे, 2 चीफ सेक्रेटरी पंजाब के जो उनके हम नाम ले रहे थे, जी जी सुखेरा साहब का जी जी और मेजर टाइट सलमान साहब, मेजर आजम सुलेमान साहब का, जो फाकी सेक्रेटरी दाखिला। अभी जो मुझे रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक चीफ सेक्रेटरी मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान पंजाब के लिए ऑलमोस्ट फाइनल हो चुके हैं। क्योंकि मुझे अब जो ये नोटिफिकेशन मुझे जो बताया गया था उसमें यही था कि आदम डोगर सुलेमान साहब ने जो है मुताद ना, खेले हैं, वो मैंने लीड भी। कर रहे हाँ हैं, जी। लेकिन चूंकि दोनों फिल्टर आउट हुए थे, दोनों को शॉर्टलिस्ट किया गया अभी था, भी तो दोनों में से एक नाम फाइनल होना था। तो सुनिया के खरल साहब कह रहे हैं अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन इत्तलात ये आ रही लेकिन हैं। मेरी भी इतला यही थी कि आदम सुलेमान साहब लीड कर रहे हैं, वो प्रायोरिटी नंबर 1 वही है और प्रायोरिटी नंबर क्योंकि 2 लाइव प्रोग्राम है, तो जो लाइव खबर आ रही है वो लाइव भी आपको देंगे हमारे सोर्स में। एक और हम सीएम जो पंजाब है वो ये मिले हैं जनाब, उनसे पीएम से तो हुई है मुलाकात, चीफ सेक्रेटरी जो है उनसे भी उनकी जो मुलाकात जी मुजव्वजा हैं, बाबर साहब ने बताया है, उन्होंने तो आते ही उनकी बताया वही कि अभी और मुलाकात जारी आदम है। सुलेमान अच्छा सर, इस पे आदम बात- सुलेमान बोर्ड का भी के पास बैठ के नोटिफिकेशन उनका बन रहा है ना। 1.5 साल बाकी है और वो 23
6/2021 को उन्होंने रिटायर होना है और मेरी जो खलसा बात करें उनको भी फिर उस मीटिंग में बुला लिया गया है, जिसमें पंजाब में क्योंकि उन्होंने आना है तो पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर डेलिब्रेशन हो रही है, तो उस पर डेलिब्रेशन हो रही है कि कौन कौन से ऑफिसर जाएंगे और कौन कौन से ऑफिसर रहेंगे। तो आदम सुलेमान जो है वो यहाँ पर तकरीबन उन्होंने 4 साल यहाँ पर सर्व किया पिछले टेन्योर में एज होम सेक्रेटरी, तो उनको पंजाब का खासा पता है, पंजाब के एनवायरनमेंट का पता है, खासे सख्त ऑफिसर हैं, कोई सिफारिश नहीं मानते। तो मेरा ख्याल है कि वो अच्छा डिलीवर करेंगे और उनके पास अभी 1.5 साल है, 1.5 साल के बाद उनकी रिटायरमेंट है, तो एक अच्छी चॉइस है। हमने फिर भी और जो नोटिफिकेशन नहीं हुआ, हतमी फैसला चुके पीएम साहब ने किसी वक्त तब्दील हो सकता है, अभी तक जो हमदा इतलाहत है उसके मुताबिक उनका नाम फाइनल है। क्योंकि मुझे मेरे सोर्स ने कहा था कि आदम सुलेमान लीड कर रहा है पीएम साहब का दिल किया। खुसरो मुख्तार साहब का ट्वीट आया बकायदा मामन की तरफ से पेट्रोलियम का, उसी दिन आपने उनको नेशनल और फूड्स को दी, क्योंकि हतमी फैसला तो किसी एट अलामत तब्दील हो सकता है, क्योंकि मैं जब तक नोटिफिकेशन दोनों फेवरेट कैंडिडेट हैं पीएम साहब के डिलीवर के लिए, जो सुखेरा साहब के पंजाब का काम करवा नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो भी इधर बहुत सारी पोस्टिंग फॉरेन फंडिंग का ये है। एक जुमला क्या है ये, अब मैं बताता हूँ, ए प्लान बी प्लान, अब ट्रक की बत्ती है फॉरेन फंडिंग। अच्छा, ये बिकने वाला चूरन नहीं है अब ये अब कहें ना कि ये अब इससे इमरान खान साहब चले जाएंगे, -1 हो जाएगा। अब फजल रहमान साहब की आपने जो देख लिया ना, दिसंबर तो भी नहीं आया और वो खुद से उनकी मायूसी, उनकी जो नून लीग की पार्टी है वो भाग चुकी है, धड़न तख्ता हो चुका है, शिकंजा तंग हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन सख्त एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के वाले से ट्रीटमेंट आप देख लें मौलाना साहब का। तो ये जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर उन्होंने बेचारों ने अब क्या करें, उसामा साहब आप अगर अपने आप को उनकी जगह पे रखें तो मौलाना साहब बेचारों के पास है क्या। पहली दफा तो वो इतने रुसवा और जलील माजरत के साथ जिंदगी में उन्होंने कभी इस तरह नहीं हुए। मुझे तरस आता है, रहम आता है, अफसोस होता है, दुख होता है और मैं परेशान और हैरान हूं उसामा साहब। मौलाना साहब तो हमेशा विनिंग खिलाड़ी थे, विन सिचुएशन में रहते थे। पहली दफा वो बंद गली में, माना भी उन्होंने, ये वैसी बात अच्छी है, उन्होंने कहा हाँ मैं बंद गली में हूं, ऐसे ही है ना। अब वो बेचारे अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, जो आखिरी उन्होंने खेल खेला था एक्सपोज वो भी हो गए, उनके साथी अलाइज भी हो गए, वो तो हाँ टाई टाई बाय बाय करके चले गए। मौलाना साहब के हाथ में अभी तक कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी अहम बात, इमरान खान साहब ने जो उनकी तरदीद की है ना, जो मौलाना साहब ने एक और चूरन बेचा कि बलूचिस्तान मुझे ऑफर की गई, फिर उनका चेयरमैन सेनेटशिप और 2-3, इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली तरदीद की पब्लिक उसमें गैदरिंग में। इसका मतलब यह है कि मौलाना साहब ने वो भी चूरन बेचा था। अब ये लोगों को एक होप दिला रहे हैं कि जनाब बस गए के गए। अभी फौज में अच्छे लोग जो हैं, जिस तरह मेजर जनरल मोहम्मद सईद थे, डीजी रेंजर थे, इस तरह उनकी तकर्री हुई है। आर्मी चीफ साहब की एक्सटेंशन के ऊपर इन्होंने बेपरखियां उड़ाने की कोशिश की, और लोग जो अपराइट जो ऑफिसर हैं उनको अहम पोस्टिंग्स मिली हैं, जिस तरह चीफ ऑफ ज्वाइंट चीफ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, इस तरह और भी आज तबादले हुए हैं। मेरा ख्याल है आर्मी के हवाले से, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से एक आज बहुत बड़ा डिसीजन लिया इमरान खान साहब ने। इंतजामी जो तब्दीलियां थी, असल मामला जो पंजाब की और फेडरल गवर्नमेंट की गवर्नेंस के अंदर उनका बड़ा रोल था, क्योंकि बुजदार साहब अभी सीख रहे हैं, तो लिहाजा उन्होंने भी समझा कि ताकि इनको अच्छे लोग दिए जाएं, और ये कहता हूं इससे कम से कम आप पंजाब में डिलीवरी, डिलीवरेंस और परफॉर्मेंस के हवाले से अब हमें कुछ थोड़ा सा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यकीनन अब बेहतरी की तरफ एक कदम जरूर होगा। अच्छी बात है। बाबर डोगर साहब, सर फॉरेन फंडिंग पर जरूर सिर्फ फॉरेन फंडिंग के हवाले से मौलाना जो आज उनकी स्टेटमेंट चल रही थी कि जी 3 महीने के दिसंबर में पीएम जो हैं वो नहीं होंगे, अब देखना ये कि इन हाउस तब्दीली होगी या इलेक्शन होंगे, ये जो सारा चूरन बेच रहे हैं ना, इसकी बेसिस है कि वो अपोजिशन को अब एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं, नई ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। वो है जी फॉरेन फंडिंग केस। इसमें पीएम जो है, इसमें जो पीटीआई का जो है वो फैसला हो जाएगा और इमरान खान साहब जो हैं वो फारिग हो जाएंगे, मुझे एश्योरेंस दी गई है। तो ये बिल्कुल वही एश्योरेंस है जो उससे पहले नून लीग को उन्होंने चूरन बेचा था कि जी मुझे पीछे से इदारों की तरफ से इशारा मिल गया कि ये करो तो वो हो जाएगा। सिर्फ एपीसी जो है उसको बुलाया जा रहा है, एक नया चूरन बेचने की कोशिश की जा रही है। पिछले जितने इजलास हुए एपीसी के, अगर उसमें आप देखें कोई एक इजलास में ये सारे किसी एक इशू पर मुतफिक हुए हों, किसी एक इशू पे इकट्ठे हुए हों,
6 दिसंबर को जो है ये ख़त्म हो जाएंगे चीफ इलेक्शन कमीशन। उसके बाद इलेक्शन कमीशन वैसे सस्पेंड हो जाएगा। अपोजिशन लीडर और प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर ये फैसला करना है। दोनों अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में है ही नहीं है, तो इसका फैसला तो इतनी जल्दी नहीं होने वाला ना मुझे लग रहा है। और ख़ास तौर पर पीटीआई और इमरान खान साहब इस पर खासे मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो सर मौलाना का ये भी जो चूरन है ना, ये नहीं बिकना। मुझे लग रहा है कि जो जिस तरह से अदारे और हुकूमत एक सेम पेज पर है और गवर्नमेंट के ये जो स्टेप्स हैं जो वो इमरान खान साहब स्टेप्स ले रहे हैं गवर्नेंस की बेहतरी के लिए, तो आगे चीज़ें बेहतर होंगी। और ये गवर्नमेंट मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी। और आजम सुलेमान साहब की से पंजाब हाउस में सीएम से मुलाकात कुछ देर पहले अभी हुई है। अच्छा, तो दूसरा जो अब नहीं जी, तो लम्हा खबरें आ रही हैं, आप सुन रहे हैं जैसे जैसे जैसी मुलाकात हो रही है हम आपको बराह रास्त लाइव बता रहे हैं। जाहिर बात है लाइव प्रोग्राम में लाइव चीज आए तो फिर ही मजा आता है कि जी मुलाकात खत्म हो गई है सीएम की प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसके बाद अब उनकी चीफ सेक्रेटरी के साथ मुलाकात हो रही है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर के साथ। उसके बाद फिर उस मीटिंग में आदम साहब का नाम जब फाइनल हुआ तो उनको भी बुला लिया गया है, क्योंकि पंजाब में मैंने आपसे कहा था कि 19 से लेके 22 तक बहुत बड़ा रिशफल आएगा, बहुत बहुत बड़े अफसर यहाँ से उड़ जाएंगे। तो उन सारी डिस्कशन में जिसमें एजेंसीज की रिपोर्ट्स भी हैं, तो उसमें मेजर आदम सुलेमान को भी साथ बिठा लिया गया है और उनके साथ सीएम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मेजर आदम सुलेमान जो हैं ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो लेटेस्ट अभी की इतला है। चलिए आखिर में परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो संगीन गद्दारी केस है उसमें अपील जा रही हैं और अब हुकूमत की तरफ से भी बात आई है, वजारत दाखिला की तरफ से भी, कि जब तक नई प्रोसिक्यूशन टीम नहीं आ जाती फैसला सुनाया जाए। हुआ ये था कि 19 नवंबर को फैसला महफूज कर लिया था खुसूसी अदालत ने परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो संगीन गद्दारी केस चल रहा था उसमें, और 28 नवंबर को ये फैसला सुनाया जाना था। अब ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त चली गई है कि ये फैसला ना सुनाया जाए और अभी कार्रवाई को मुअत्तल किया जाए, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब को सफाई का मौका इस पर मिलना चाहिए। तो खरल साहब इसमें होगा क्या, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब तो बाहर इलाज करा रहे हैं, वो आए ही नहीं पाकिस्तान, तो अब उनके बगैर ही ये फैसला महफूज कर लिया गया। ये कुछ चीज़ें होती हैं कि मकाफात अमल होती हैं और उस चीज़ के ऊपर आप खुद ही फंस जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब बैरून मुल्क जब गए थे, जिस तरह अब इमरान खान साहब की हुकूमत है और नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए हैं, तो ब्लेम किसको अब इमरान खान साहब कर सकेंगे। अब नून लीग की हुकूमत थी, नवाज शरीफ साहब उस वक्त तो पूरा जाहो जलाल में थे, जहाँ पे एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि मैं तो सियासत छोड़ दूंगा अगर वो बाहर चले गए। तो ईसीएल से नाम किसने निकाला, यही सेम जो एपिसोड है ना जो अभी खेल खेला गया, उस वक्त भी मुशर्रफ साहब का नाम कोर्ट अपने कंधे पे नहीं ले रही थी। अल्टीमेटली हुकूमत साइलेंट पार्टनर बनी और वो बाहर चले गए, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत। उसके बाद नवाज शरीफ साहब को पीछे तरह इमरान खान साहब को एहसास हुआ, उन्होंने टीमें बनाई और पता नहीं अकरम शेख और कौन से लोग, और फिर एक अग्रेसिवली उन्होंने प्रोसिक्यूशन करके और उन्होंने कहा छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे, तौते कर देंगे। अब मामला ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब भी बाहर गए हैं, मुशर्रफ साहब देखिए फेयर ट्रायल का हक फंडामेंटल राइट है। आप तो हम तो स्टूडेंट तिफले मकतब हैं, आप चूंकि मतलब ला अपने वकील हैं, लेकिन बात ये है, और आपके माशाल्लाह वालिद साहब एक पूरा ख़ानदान बैकग्राउंड, जस्टिस साहब वालिद साहब आपके, और पूरा एक फैमिली बैकग्राउंड, भाई सारे इससे नहीं, वालिद साहब एक जस्टिस साहब रहे हैं, बिल्कुल भाई भी, और सीनियर माशाल्लाह उनका नाम है पाकिस्तान की एक वकीला फर्टेंटी में। मामला ये है उसामा साहब, फेयर ट्रायल का हक तो फंडामेंटल राइट है, हर कोई यही कहता है, ठीक है। तो जो फैसला, हम तो नहीं ये कहते फैसला तो मेरिट पे कोर्ट ने करना है, लेकिन अगर यही फैसला करने से पहले उनको अगर सफाई का मौका दिया जाए, हाँ मैं ये कहता हूं अगर वो बीमार है वीडियो लिंक के जरिए उनको लिया जाए, लेकिन हर सूरत में केस को लॉजिकल एंड तक पहुंचना चाहिए। ऐसी कोई जिस तरह अगर और इस तरह या उनको बुलाया जाए, कमीशन मुकर्रर किया जाए, बयान लिया जाए, लेकिन उसके बाद अगर फैसला किया जाएगा ना तो मेरा ख्याल है ज्यादा वाइज। इसमें तो मैं तो कोर्ट को तो नहीं कह सकता, मेरी अपनी अच्छा इसमें उसमें उसामा साहब जो मेन इशू है वो ये है कि जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने नवाज शरीफ के हवाले से इंटीरियर मिनिस्ट्री को दरख्वास्त दी थी कि उनका नाम ईसीएल से निकाला जाए और ये सारा कुछ, तो प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ जो है उनके वकला ने भी इंटीरियर मिनिस्ट्री को एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि जी हमें फेयर ट्रायल का हक दिया जाए। और इसके बाद एक चीज़ ये भी है कि जो उनकी वो जो टीम थी वो जो उनको वो ख़त्म हो गई थी ना, वो ख़त्म हो गई थी, वो नई बनी है, तो उस पर ये सारा इशू था, तो उस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने वो जो लेटर उनको मिला था उन्होंने हाई कोर्ट को रेफर कर दिया मामला। अब फैसला हाई कोर्ट ने करना है कि क्या नए ट्रायल की जरूरत है। अच्छा उसमें एक अहम बात, सॉरी एक ब्रोकर साहब,
उसमें एक ये भी एलिगेशन है कि जो नवाज शरीफ साहब ने अटॉर्नी जनरल की बजाय, एडवोकेट जनरल की बजाय, स्पेशल प्रोसिक्यूटर जनरल की बजाय एक ऐसी अपने जो वो लोग जिनके वकील भी थे पनामा केस में, जिनके साथ एक लायल्टी भी, अरशद शेख, अकरम शेख वगैरह, उनको और लोगों को भारी पैसे सरकारी खजाने से देके उनको एक स्पेशल टीम बनाई, तो उससे एक बाइस स्मेल भी आती थी कि नवाज शरीफ साहब का टेंटेड एक एजेंडा भी था उसमें लग रहा था। इसका फेयर ट्रायल होना तो चाहिए और जो उसमें उसका फैसला आना चाहिए, उनको बकायदा तौर पे उनको भी सुना जाना चाहिए, और उसके साथ साथ जो बाकी इसमें फरीक हैं उनको भी इसमें सुना जाना चाहिए। और अगर जो भी कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, चीफ जस्टिस जो उन्होंने कहा था कि इसका फैसला सुना दिया जाएगा, तो इससे लग रहा है कि कोर्ट पे कोई प्रेशर नहीं है, तो कोर्ट जो है मेरिट पे फैसला करेगी। एक इसमें मामला कानून से हटकर कानूनी तौर पर तो जाहिर है अदालत ने फैसला करना है लास्ट 30 सेकंड से कि जो लोग उस वक्त उनके साथ है परवेज मुशर्रफ साहब के साथ, जिनकी वजह से ये सारा गद्दारी केस बना है, वो तो फिर नून लीग में आ गए थे सारे, तो उनके खिलाफ सर इनके लॉ मिनिस्टर भी वही थे, वो लंबी फहरिस्त वही थे, ये तो बहुत बड़ी लंबी फहरिस्त है जी। वो तो 8-10 मिनिस्टर कैबिनेट में, वहां पे सीनियर लेवल पे लीडरशिप में, तो ये परवेज मुशर्रफ को सिंगल आउट उसमें किया गया था। बहरहाल अब देखते हैं कि अदालत फैसला सुनाती है, क्योंकि वरना 28 को ये फैसला सुनाया जाना है खुसूसी अदालत की तरफ से, और जो भी इस बारे में होगा हम ज़रूर अब पता चला में उसको डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।